हेलो वेलकम नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों आज हम शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 33 हल कर रहे हैं। देखिए शिक्षण विधियों के इससे पहले मैं 32 टेस्ट आपको करा चुका हूं। साइकोलॉजी के 47 टेस्ट आपके पूरे हो चुके हैं और हिंदी के लगभग 40 टेस्ट पूरे हो चुके हैं। तो इन तीनों ही ये जो सब्जेक्ट है इनके 100 टेस्ट कराने की मैंने बात बोल रखी है आपसे, और निश्चित रूप से एग्ज़ाम से पहले आपके इन तीनों ही सब्जेक्ट के 100 टेस्ट पूरे हो जाएंगे साथियों। राजस्थान जीके की भी 100 क्लासों की मैंने बोल रखा है, जिसमें से लगभग यूँ मानिए हम 40 क्लासें पढ़ चुके हैं और 60 क्लासें राजस्थान जीके की भी बाकी है। साथ ही 100 टेस्ट आपके राजस्थान जीके के भी करवाए जाएंगे साथियों, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। यहाँ पर शिक्षण विधियों का ये जो पेपर है ये रीट पात्रता परीक्षा 2022 उसके बाद में जो 3rd ग्रेड का मुख्य पेपर होगा उसके लिए, साथ ही 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की भर्ती के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे। प्रश्न क्रमांक में थोड़ी सी मिस्टेक है इस पेपर में, तो आप फिर भी आपको प्रश्न देखना है। लगभग 27-28 प्रश्न इस टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है साथियों, इनमें से किसने कहा था कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं? वाशबर्न ने, ड्रेकाली ने, फ्रोबेल ने और मैडम मारिया मोंटेसरी ने। तो यहाँ देखो, स्कूल की तुलना बाग से की है, अध्यापक की तुलना माली से की है और बच्चों की तुलना पौधों से की है। साथियों ये जो चीज़ें हैं ये किंडरगार्टन विधि के अंतर्गत आती है, और किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा दी गई है? अगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा। तो यहाँ फ्रोबेल वाला जो तीसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 1 में, यही आपका सही आंसर है। तो प्रश्न नंबर 3 है आपके, सीसीई प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाती है? 91 से 100, 81 से 90, 90 से 100 और 71 से 80। तो देखो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है सीसी प्रणाली के अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है, तो जिस बालक के 91 से 100 नंबर के बीच में नंबर आते हैं, 91 से लेकर के 100 तक, उसको यहाँ पर A1 ग्रेड दी जाती है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? तीसरे प्रश्न में पहला विकल्प आपके बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो चौथा प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 4। प्रयोग प्रदर्शन शिक्षण विधि के पाठ सोपान में प्रयोग प्रदर्शन से पूर्व आता है। प्रस्तावना आती है, मूल्यांकन आता है, अध्यापन कार्य आता है और पुनरावृत्ति आती है। तो प्रश्न को समझने की कोशिश करना, आप कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हो? प्रयोग प्रदर्शन विधि एक शिक्षण विधि का नाम है, इसका आप प्रयोग कर रहे हो बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब साथियों यह पाठ जो सोपान है इसमें जो प्रयोग प्रदर्शन है इससे पूर्व क्या आता है? तो देखो पुनरावृत्ति तो प्रयोग प्रदर्शन के बाद में आएगी, मूल्यांकन भी अंत में किया जाएगा, सबसे अंत में। तो ये दोनों तो आपका आंसर नहीं है। अब है आपके पास प्रस्तावना और अध्यापन कार्य। साथियों प्रस्तावना के बाद में प्रस्तुतिकरण आता है, और प्रस्तुतिकरण में साथियों पहले अध्यापन कार्य करवाया जाता है और उसके बाद में प्रयोग प्रदर्शन किया जाता है। यूनी की प्रयोग प्रदर्शन पहले कर दिया, तो यहाँ आपका जो तीसरा विकल्प है वो सही रहेगा। अगर यह नहीं होता तो फिर आपका आंसर होता प्रस्तावना। ठीक है, तो ओनली 3rd विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। तो 5वां प्रश्न देखते हैं। रेडियो अधिगम सामग्री है, दृश्य अधिगम सामग्री है, श्रव्य अधिगम सामग्री है, दृश्य श्रव्य अधिगम सामग्री है और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये आपका आंसर नहीं होता है। साथियों जो अधिगम सहायक सामग्री होती है ये दृश्य भी होती है, दृश्य श्रव्य भी होती है और श्रव्य भी होती है। दृश्य में दिखाई देता है, दृश्य श्रव्य में दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, और श्रव्य में सिर्फ सुनाई देता है। तो रेडियो पर कोई प्रोग्राम आ रहा है तो हम उस प्रोग्राम को देख नहीं सकते, सिर्फ उसको आप सुन सकते हो। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है तो उसमें लाइव कमेंट्री आप सुन सकते हो लेकिन देख नहीं सकते। तो इस प्रकार रेडियो अधिगम जो सामग्री है वो कौन सी सामग्री है? एक श्रव्य सामग्री है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो चलिए 6वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 6। विज्ञान किट तैयार किए जाते हैं व वितरित किए जाते हैं। ये आपके सामने विकल्प है, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए, माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए, उच्च स्तर के बालकों के लिए और खेलने के लिए। तो देखो विज्ञान किट क्या होता है? एक विज्ञान बॉक्स होता है जिसमें विज्ञान से संबंधित उपकरण होते हैं साथियों, जो उपकरण छोटे बच्चों के लिए होते हैं ताकि उनमें विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो और वो मूर्त माध्यम से विज्ञान को सीख सके। तो यहाँ खेलने के लिए तो गलत है। कौन सा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 6 में सही है? विकल्प नंबर 1, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए विज्ञान किट तैयार किए जाते हैं और उनको ही वितरित किए जाते हैं। तो विकल्प 1 आपका सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 6 में।
चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधार यंत्र है, यह कथन किसका है? कीटिंग का, हर्बर्ट का, स्किनर का और B.S. ब्लूम का। तो देखो, उपरोक्त कथन जो कहा गया है पाठ्य पुस्तक के संबंध में कि शिक्षण का आधार यंत्र है, साथियों ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? सीधा सीधा सा आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर पता नहीं है तो बिल्कुल इस प्रश्न का भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसका जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 7 का वो रहेगा साथियों विकल्प नंबर 1। उपरोक्त कथन कीटिंग के द्वारा कहा गया है। किनके द्वारा? कीटिंग के द्वारा। तो विकल्प 1 आपके 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। तो देखो, मैंने कहा था कि प्रश्न में टाइपिंग में एक मिस्टेक हुई है कि क्रम वाइज प्रश्न टाइप नहीं हो पाए हैं। तो 7वें के बाद में 9 आ रहा है, लेकिन आपको डबल प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, प्रश्नों को हल कीजिए आज आप सिर्फ। 9वां प्रश्न है, श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इससे अधिगम स्थूल हो जाता है, इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय हो जाती है और यह मात्र किसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका है। तो देखो, शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती है, चाहे वो श्रव्य सामग्री हो, दृश्य सामग्री हो, दृश्य श्रव्य सामग्री हो, हम जब इसका प्रयोग शिक्षा में करते हैं साथियों तो उसका आधार क्या होता है? क्या तर्क दिया जाता है कि आप उसका प्रयोग शिक्षण में करो? क्योंकि यह किसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका है, सिर्फ इसलिए? जी नहीं, ये गलत है। इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 3। क्योंकि श्रव्य दृश्य सामग्री हम सुनते भी है और देखते भी है, तो मतलब इसमें हमारी श्रव्य इंद्रियां और दृश्य इंद्रियां दोनों ही काम करती है, जिससे हम ज्ञान का अधिक अर्जन करते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा अधिक इंद्रियां काम करेगी, ज्ञान का अर्जन भी उतना ही अधिक होगा साथियों। तो तीसरा विकल्प आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। तो साथियों प्रश्न नंबर 10 में हम आ चुके हैं। आपके 10वां प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या नहीं है, विद्यालय संसाधनों का अभाव, प्रयोगों पर अधिक जोर, पाठ्यक्रम संबंधी व्यवस्था और विज्ञान विषय के प्रति बच्चों का नकारात्मक दृष्टिकोण। तो यहाँ पर जो बच्चों को विज्ञान पढ़ाई जाती है, शिक्षण उनको करवाया जाता है, उसकी एक समस्या नहीं है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ रहा है। विकल्प थोड़े आपको कठिन लग सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सही आंसर देना है। तो कई बार देखा होगा आपने, विद्यालय में संसाधनों का अभाव पाया जाता है। जब हम विज्ञान पढ़ाते हैं तो उसके अनुसार संसाधन हमें विद्यालय में नहीं मिल पाते साथियों, तो ये भी एक प्रमुख समस्या में आ जाती है। दूसरा विकल्प है प्रयोगों पर अधिक जोर, तीसरा है पाठ्यक्रम संबंधी व्यवस्था और चौथा है विज्ञान विषय के प्रति बच्चों का नकारात्मक दृष्टिकोण। बच्चे सोचते हैं कि विज्ञान एक कठिन सब्जेक्ट है, इसको हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये भी एक प्रमुख समस्या मानी जाती है। अब आपके सामने 2 ही विकल्प बचे, दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प। तो बताइए प्रश्न नंबर जो 10 है, इसमें कौन सा आंसर आपका सही रहेगा साथियों? तो चलिए देख रहे हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 2, प्रयोगों पर अधिक जोर। ये कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये तो खूबी है। अतः यहाँ दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 में सही रहेगा। क्योंकि विज्ञान में प्रयोगों पर जोर दिया जाता है, तो बालक प्रयोग के माध्यम से सीखता है चीज़ों को, तो ये कमी थोड़ी है साथियों, ये तो खूबी है उसकी। अतः ओनली दूसरा ही विकल्प 10वें प्रश्न में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। तो 11वां प्रश्न है, रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक। तो देखो, जो रेखा गणितीय आकृतियाँ होती है, जैसे त्रिभुज बनाना, यहाँ पर आपके चतुर्भुज मतलब वर्ग बनाना, आयत बनाना, तो ये सारी चीज़ें रेखा गणितीय आकृतियों में आ जाती है साथियों। और इनको जब हम बनाते हैं, इनका जब हम शिक्षण करते हैं, तो सबसे पहले जो प्राप्त उद्देश्य होता है, देखो इनको बनाना, तो ये तो क्या है, कौशलात्मक उद्देश्य है। लेकिन इनका शिक्षण जब करवाया जाता है तो पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये उसकी परिभाषा है। फिर कि त्रिभुज ऐसा होता है, वो आकृतियाँ बाद में बनाई जाती है, मतलब पहले परिभाषा वगैरह पढ़ाई जाती है। तो फिर परिभाषा वगैरह याद करना किस में आता है? ज्ञानात्मक में। हालांकि इस क्वेश्चन में देखो कौशलात्मक भी आंसर कई जगह मिलता है, बट मेरा जो मत है, मैंने जो आपको मेरा रीज़न दिया है तर्क, वो ज्ञानात्मक उद्देश्य है। तो विकल्प 1 आपके 11वें प्रश्न में सही रहेगा साथियों। बाकी अगर आपको लगता है कि चौथा ही सही है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12, गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, यह विचार किसका था? टीवी नन का, हर्बर्ट का, फ्रोबेल का और नेपोलियन का। साथियों, गणित से संबंधित ये जो विचार दिया गया था, ये विचार जिसके द्वारा दिया गया था वो है नेपोलियन का ये कथन है कि यदि गणित की उन्नति होती है
तो उसी के साथ देश की उन्नति भी होती है। इन दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 13 की ओर। चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिखित कार्य में अधिकांशतः त्रुटियां संबंध रखती है, मूलभूत क्रियाओं से संबंध रखती है, एकीक नियम से संबंध रखती है, दशमलव भिन्न से संबंध रखती है और इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हम हटा देते हैं। देखो आज का जो टेस्ट है मैंने ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो विज्ञान और गणित की शिक्षण विधियों से संबंधित रखे हैं। बाकी 13 प्रश्न तक ही विज्ञान गणित की शिक्षण विधियां हैं। उसके बाद में कॉमन शिक्षण विधियां जो सभी सब्जेक्टों में चलती है साथियों, क्योंकि कई दिनों से विज्ञान गणित के प्रश्न ही नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने आज ये ऐड किए हैं। तो देखो उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक का जो बालक होता है मुख्य रूप से किससे अधिकांश त्रुटियां करता है गणित में, तो कोई नहीं वाला विकल्प यहाँ हटा दिया। 3 विकल्प आपके सामने बचे साथियों। एकीक नियम और दशमलव के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, तो फिर इन दोनों को सही न करके हम सही करेंगे मूलभूत क्रियाओं को, क्योंकि मूलभूत क्रिया जोड़ घटाव गुणा भाग लय से में से इनमें साथियों अधिकांश त्रुटियां बालक करता है। तो ये सारी चीज़ें विकल्प 1 में आती है, अतः पहला विकल्प ये आपके प्रश्न नंबर 13 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो 14वां प्रश्न, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है किससे होता है। विषय वस्तु से होता है, मूल्यांकन विधियों से होता है, उद्देश्यों से होता है और सीखने की क्रियाओं से होता है। तो देखो मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध है साथियों किससे होता है, उद्देश्यों से होता है। क्यों? क्योंकि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन में हम क्या देखते हैं कि जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य है, पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति किस सीमा तक हुई है, इसकी जांच किस में की जाती है, मूल्यांकन से की जाती है। अतः मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे माना जाता है, उद्देश्यों से। तो विकल्प नंबर 3 आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे। तो 15वां प्रश्न है आपके, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है, कौन सा है। ज्ञान अस्थायी होता है, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, विषय नीरस हो जाता है और आत्मनिर्भरता कम हो जाती है। तो आगमन विधि के शिक्षण सूत्र तो आपको पता ही होगा। शिक्षण सूत्र इसके चलते हैं, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, फिर उदाहरण से नियम की ओर और सरल से कठिन की ओर। इस प्रकार ये 5 शिक्षण सूत्र किसमें चलते हैं साथियों, आगमन विधि में चलते हैं। इसमें जो बालक को ज्ञान प्रदान किया जाता है वो स्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। तो ये तो दोष नहीं है। ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, बिल्कुल ये सही बात है साथियों। क्यों? क्योंकि आगमन विधि से यदि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, बालक को उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, बालक उन उदाहरणों के माध्यम से स्वयं डिस्कस करते हुए निष्कर्ष निकालता है, नियम निकालता है साथियों, और फिर उन नियमों के द्वारा फिर उदाहरणों से उसको सत्यापित किया जाता है। तो यहाँ इस प्रकार ये प्रक्रिया होती है, तो इससे ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। विकल्प 2 आपके प्रश्न 15 में सही है। विषय नीरस नहीं होता है, विषय में तो रसता आ जाती है, आत्मनिर्भरता इसमें कम नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है। तो ये तीनों गलत है, ओनली दूसरा विकल्प ही यहाँ पर आगमन विधि के दोषों में सम्मिलित होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो 16वां प्रश्न देख लेते हैं, उद्देश्य प्राप्ति की छोटी छोटी क्रियाएं क्या कहलाती है। उद्देश्य कहलाती है, व्यवहारगत प्रतिफल कहलाती है, प्राप्य उद्देश्य कहलाती है और इनमें से सभी। तो साथियों सभी वाला विकल्प यहाँ पर आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं उनको उद्देश्य नहीं कह सकते, ये गलत है। तो ये भी गलत है। तो दूसरा या तीसरा विकल्प आपका सही आंसर है, तीसरा विकल्प प्राप्य उद्देश्य। उद्देश्य प्राप्ति की जो छोटी छोटी क्रियाएं होती है उनको प्राप्य उद्देश्य कहते हैं, जो एक कक्ष में हम प्राप्त कर सकते हैं साथियों। जैसे परिभाषा याद करना, अंतर बताना, तुलना करना, रेखा चित्र बनाना इत्यादि, उदाहरण देना इत्यादि। तो ये प्राप्य उद्देश्यों में सम्मिलित होते हैं। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है। कोठारी आयोग है, राधा कृष्णन आयोग है, मुदालियर आयोग है और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं वाला विकल्प हम हटा देते हैं। मुदालियर आयोग का नाम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोग। यहाँ विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात की जा रही है साथियों। तो प्रश्न नंबर 17 में पहला या दूसरा विकल्प कौन सा सही रहेगा। तो राइट आंसर देख लेते हैं, पहला या दूसरा किस पर जाओगे आप साथियों। 17वें प्रश्न में जो सही आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2, राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग का दूसरा नाम ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो 18वां प्रश्न, रचना कार्य नहीं है
पत्र का लेखन करना, नाटक, निबंध का लेखन करना और इनमें से कोई नहीं। तो वापस चौथा विकल्प क्या आया, इनमें से कोई नहीं, उसको हम हटा देते हैं। साथियों, जो रचना कार्य नहीं है, जब हम पत्र को लिख रहे हैं तो उसमें भी रचना हो रही है, निबंध को लिख रहे हैं तो उसमें भी रचना हो रही है, लेकिन नाटक को यहाँ पर साथियों रचना क्या हो रही है, नाटक यदि प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसमें रचना नहीं हो रही है, बल्कि उसमें तो अभिनय हो रहा है। अतः विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर है सभी के। देखो, किसी प्रश्न में आपको कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाया करो, क्योंकि कई बार भूलवश 10 में से 1-2 टेस्ट ऐसे आते हैं जिनमें टाइपिंग मिस्टेक भी कारण से अगर कोई त्रुटि किसी प्रश्न में रह जाती है तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में त्रुटि संशोधन करता हूँ। इसलिए चाहे आप कमेंट करो या मत करो, लेकिन कमेंट बॉक्स को एक बार देखा जरूर करो, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत दिमाग में ना छप जाए साथियों। तो यहाँ देखो, विकल्प नंबर 2 ही सही है 18वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। अव्याकृति पद्धति का दूसरा नाम क्या है? का लिखा था यहाँ पे, ठीक है। पारायण विधि है, निगमन विधि है, प्रत्यक्ष विधि है या भाषा संसर्ग विधि है? साथियों, निगमन विधि का दूसरा नाम अव्याकृति विधि तो नहीं है, ना ही प्रत्यक्ष विधि का है। तो आपके सामने यहाँ पहला या तीसरा, पारायण विधि या भाषा संसर्ग विधि। तो 19वें प्रश्न में जो सही आंसर है, अव्याकृति पद्धति का दूसरा नाम यहाँ पर भाषा संसर्ग पद्धति है। क्या है? भाषा संसर्ग पद्धति को ही अव्याकृति विधि के नाम से जाना जाता है। थर्ड विकल्प 19वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो साथियों प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही है? तीसरा विकल्प। तो चलिए 20वां प्रश्न है आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला प्रश्न मुख्यतया किस प्राप्य उद्देश्य की जांच करता है? कौशल की, अवबोध की, ज्ञान की और अभिरुचि की। तो देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला कोई भी प्रश्न है, जिसे एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि महाराणा कुंभा ने स्तंभ की रचना की, ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ बीच में रिक्त स्थान है, तो साथियों किस स्तंभ की रचना किस स्तंभ का निर्माण करवाया? तो आपका आंसर क्या रहेगा कि भाई इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इस प्रकार ये चीज़ें हो सकती है। तो वो जो आप आंसर दे रहे हो रिक्त स्थान का साथियों, वो आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है और इसको प्रत्यय स्मरण की योग्यता कहा जाता है, ठीक है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है वो सही रहेगा प्रश्न नंबर 20 में। ज्ञानात्मक उद्देश्य की जांच करता है रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न। तो थर्ड विकल्प 20वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। नीलपत्र निर्माण में कौन से उद्देश्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य को, अवबोधात्मक उद्देश्य को, अभिरुचात्मक उद्देश्य को और कौशलात्मक उद्देश्य को। तो जो हम नीलपत्र का निर्माण करते हैं, नीलपत्र मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको ब्लूप्रिंट। साथियों, इसमें क्या होता है, जो हम प्रश्न पत्र बनाते हैं, प्रश्न पत्र जो हम पेपर बनाते हैं, उससे पूर्व ब्लूप्रिंट या नीलपत्र का निर्माण किया जाता है कि किस उद्देश्य से संबंधित कितने प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा। तो ये चीज़ें हम ब्लूप्रिंट में तय करते हैं और इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य को भी सम्मिलित किया जाता है, इसमें साथियों अवबोधात्मक उद्देश्य को भी सम्मिलित किया जाता है और इसमें कौशलात्मक उद्देश्य को भी सम्मिलित किया जाता है, लेकिन इसमें अभिरुचात्मक उद्देश्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो 22वें प्रश्न जो है, इसमें कौन सा आंसर आपका सही रहेगा? विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21वें प्रश्न में तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22वां प्रश्न है आपके, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन। साथियों, सीसीई की जो एक तकनीक इनमें से दिए गए विकल्पों में से है, उसका चुनाव कीजिएगा। देखो, सीसीई की तकनीक में निदानात्मक मूल्यांकन होता है, उपचारात्मक मूल्यांकन होता है, रचनात्मक मूल्यांकन होता है। साथियों, ये चीज़ें जो है, ये निदानात्मक मूल्यांकन भी सीसीई की तकनीक में सम्मिलित है। तो विकल्प नंबर 3 आपके 22वें प्रश्न में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो 23वां प्रश्न साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? यह शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तीसरा है उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। और चौथा है शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को ये बर्बाद करता है। तो देखो, मिड डे मील जो इसको शॉर्ट में कहते हैं MDM, साथियों
MDM के लिए प्रासंगिक आपको बताना है। प्रासंगिक मतलब उचित बताना है साथियों। तो आप यूँ नहीं कह सकते हो कि MDM उन बच्चों के लिए होता है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं ताकि वहाँ पर अपने पेट को भर सके भोजन से। ऐसा होता है क्या? जी नहीं। मतलब MDM मतलब जिसमें भोजन वगैरह बच्चों को कराया जाता है, यह बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो ये तो जब बच्चों की हाफ छुट्टी होती है, ठीक है, आधी छुट्टी होती है साथियों, उस समय करवाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। इससे शिक्षण का कोई लेना देना नहीं है, ये भी गलत है। बल्कि राइट आंसर है यह EVS शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर हो सकता है, चाहे EVS हो या सोशोलॉजी हो, ठीक है। विकल्प 2 आपके 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो 25वां प्रश्न, दत्त कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। दूसरा कथन है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता होती है। तीसरा कथन है दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। और चौथा कथन है दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उपचारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो साथियों, दत्त कार्य मतलब जो बच्चों को हम दत्त कार्य मतलब पढ़ाने के बाद में जो गृह कार्य के रूप में जो दत्त कार्य देते हैं, तो इसका मतलब यूँ थोड़ी है कि भाई वो दत्त कार्य हम बच्चों को जो उनके अभिभावक है या उनके जो भाई बहन हैं उनके द्वारा पूरा किया जाए, ऐसा कार्य दिया जाए। क्या ऐसा होता है? जी नहीं। आकलन का एकमात्र तरीका ये नहीं, CC से भी आकलन होता है, तो ये भी गलत है। तो दूसरा या चौथा विकल्प साथियों राइट आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 4। जो बच्चों को दत्त कार्य दिया जाता है, इससे बच्चों को सूचना खोजने में, अपने विचारों का निर्माण करने में और उन्हें उपचारित करने का अवसर प्रदान उनको करती है ये चीज़ें। विकल्प 4 आपके 25वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। तो 26वां प्रश्न, इनमें से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख और आशुभाषण। देखो, बोलने की योग्यता, सुनकर के लिख रहे हैं तो ये तो लिखने की योग्यता है, सुलेख भी लिखने की योग्यता है, शुद्ध वर्तनी भी लिखने की योग्यता है। लेकिन आशुभाषण जो किया जाता है साथियों, आशुभाषण मतलब तुरंत बिना समय दिए तुरंत किसी टॉपिक पर बोलना होता है आशुभाषण में। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 26 में। अब आज का अंतिम और 27वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताकर जाइए साथियों। तो चलिए देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 27 को। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा वेद परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण और विषयपरक परीक्षण। तो जो भी उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं, यदि वो परीक्षण उसी की पूर्ति करता है तो उसको वेद परीक्षण, और यह विशेषता वेदता कहलाती है साथियों। विकल्प 1 आपके 27 में सही है। ये आज का टेस्ट पूरा हुआ। इसके पहले के टेस्ट ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर टच करके देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।